हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको उस रणनीति के संदर्भ में बताया था जो बचे हुए शेष दिनों में झारखंड सचिवालय के लिए एक विद्यार्थी को अपनाने की आवश्यकता है। मैंने रिवीजन की बात कही थी। आज उसी रिवीजन के क्रम में आपके सिलेबस में जो भारत के संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, इन चीज़ों से संबंधित जो सिलेबस है उसी को आधार बना करके लिटरली हम लोग कहें तो इंडियन पॉलिटी से एक सेट हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस सेट में सिर्फ 25 क्वेश्चन है जिसको कि मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है, लेकिन ऑप्शन बनाने के क्रम में मैंने उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल करने का प्रयास किया है जो आने वाले दिन में आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, तो लगभग 100 आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनको ही हम लेकर के आ रहे हैं। न सिर्फ उस आर्टिकल के संदर्भ में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, बल्कि अगर आवश्यकता हुई तो संविधान के उन पहलुओं को भी जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा हम जरूर छूने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए संविधान का एक खाका आपको निश्चित तौर पर नजर आएगा। खास तौर करके हम अपने उन व्यूअर्स को जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप प्लीज पूरा वीडियो देखिए और उस वक्त देखिए जब आप फुर्सत में हो। जो भी वीडियो जितना भी लंबा बनता हो, मुझे नहीं मालूम, बनाने के बाद समझ में आएगा कि ये टाइम कितना लेता है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और उस वक्त ही देखें जब आप फ्री हो। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो भी हो, आप उस वक्त को निकाल करके एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखने का काम कीजिएगा। निश्चित तौर पे यह आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें या इस तरह से वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अगला वीडियो हम भारत के इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से, जो मैंने कहा था कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन चीजों को आधार बना करके एक वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर के आएंगे। लेकिन आपकी ये प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए कि क्या ये तरीका सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन और भारत के संविधान का एक छोटा सा खाका जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको देखने और समझने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सबसे पहले ये जान लें कि राज्य का जो निर्माण होता है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है, क्योंकि 3 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद कानून के द्वारा किसी राज्य की सीमाओं को काटकर या 2 राज्यों को मिलाकर या 2 राज्य की सीमाओं को काटकर उनको आपस में जोड़ करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। तो अनुच्छेद सी मतलब 3 या ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब बाकी को देख लें। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1 लिखा हुआ, उसमें क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये भारतीय संविधान के पहली अनुसूची और भाग 1 के तहत प्रावधान है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट भाग 1 में। बी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद कानून के द्वारा संघ में किसी नए क्षेत्र को शामिल कर सकती है, नए क्षेत्र को शामिल कर सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 3 में और 2 में मूल अंतर यह है कि 2 कहता है संघ में नए क्षेत्र को शामिल करने की बात, और अनुच्छेद 3 ये कहता है कि विद्यमान राज्य की सीमाओं को ही परिवर्तित करके या राज्यों को जोड़ करके नए राज्य का निर्माण। तो इसका उत्तर है 3, मतलब कि ऑप्शन सी। डी में है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कार्य किया गया है तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि झारखंड राज्य का निर्माण किसी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, बल्कि अनुच्छेद 3 की प्रक्रियाओं के तहत संसद के द्वारा कानून बना करके विधायी प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो इसका उत्तर आपको मिल चुका है। नंबर 2, नागरिकता के संबंध में संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है और भाग 2 5 से लेकर के 11 तक में है।
तो सही उत्तर है इसका बी 5 to 11। 1 से 4 अभी मैंने बताया कि भाग 1 में है और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के संदर्भ में भी मैंने आपको बता दिया। सी में है 14 से 18। 14 से 18 मूल अधिकार के तहत समता का जो अधिकार है, राइट टू इक्विटी, वो दर्शाता है। तो 14 से 18 समता का अधिकार और इस सवाल का सही जवाब है बी 5 से लेकर के 11 तक। 6 से 9, 5 से 11 के बीच में ही आता है, जो नागरिकता के संबंध में अन्य प्रावधान करता है, जिसको फिलहाल जानने की आवश्यकता आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 याद कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान। तो विधि के समक्ष समता आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यहां बता दें कि विधि के समक्ष समता ये जो वाक्य है या ये जो टर्म है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो सही उत्तर है इसका ए, विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये दोनों अनुच्छेद 14 में है। 15 क्या कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। ठीक है। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। हालांकि इसमें 16 क्लाउज 4 भी आता है, जिसके तहत कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। और डी को देखिए 18, इसमें है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, जिसमें 17 मैंने छोड़ा है जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी समता के अधिकार के श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े। नंबर 4, अनुच्छेद 21 में किस बात का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 में किस बात का प्रावधान है? ऑप्शन ए को देखें, इसमें है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बंदीकरण और नजरबंदी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। बंदीकरण एवं नजरबंदी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, ये ए का जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 22 में आता है। मतलब गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में आता है। यहां पर ये जान लें कि जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात का अधिकार होता है कि वह अपने मनपसंद का वकील रख सके। साथ ही उस व्यक्ति को यह भी अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराया जाए। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा ये भी जान ले कि ये जो संरक्षण प्राप्त है ये निम्न 2 स्थितियों में किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। अगर वह व्यक्ति जिसको कि गिरफ्तार किया जा रहा है वह शत्रु देश का व्यक्ति हो, या दूसरा वो जिसको कि निवारक कानून मतलब प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा हो तो अनुच्छेद 22 के तहत उसको संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी को देखें, अस्पृश्यता का उन्मूलन, पिछले सवाल में मैंने बताया कि यह अनुच्छेद 17 में आता है, समता के अधिकार के तहत आता है। ऑप्शन सी, बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में आता है। पूरा बात यह है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, बलात् मतलब जबरन, श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है। अब बच जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अनुच्छेद 21 में इसी बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नंबर 5, भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, अनुच्छेद 25, इसमें कहता है कि अंतःकरण से धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सके, उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सके और उस धर्म का वो प्रचार कर सके। यहां यह भी बता दें कि अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण लेकर चलने का अधिकार होता है और इसी अनुच्छेद के तहत जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये 25 में। 26 कहता है कि
इसमें प्रावधान है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किया जा सकता है, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है। जबकि इस सवाल का सही उत्तर है 29, जिसकी पूरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 इसमें कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो 25, 26, 29 और 30 ये क्लियर हो गया। यहां पर अनुच्छेद 32 को भी जान ले, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6, माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी वाली प्रॉब्लम हो रखी है। नंबर 6, कार्य की मानवीय दशाएं एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सबको देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या है? ये डीपीएसपी 36 से लेकर के 51 तक है, भाग 4 में है, उससे संबंधित सारे आर्टिकल हैं। 37 में है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि डीपीएसपी की प्रावधानों को अगर लागू नहीं किया जाता है तो न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता है, तो यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 39 ऑप्शन बी, ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसमें कई सारी बातें हैं, जैसे कि पुरुष और महिला दोनों को जीविकोपार्जन का समान अधिकार होगा, धन का संकेंद्रण रोकना है, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। इसके अलावा मुफ्त वैधानिक सलाह का प्रावधान किया गया। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि बालकों को आर्थिक और नैतिक शोषण से मुक्ति दिलाया जाए और उनको स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो ये 39 में है। 41 बेसिकली सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि राज्य काम तथा शिक्षा पाने के, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता जैसी स्थिति में लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस सवाल का सही जवाब है अनुच्छेद 42, जो कि ऑप्शन डी में है। नंबर 7, अनुच्छेद 43A का संबंध है। अनुच्छेद 43A का संबंध है। सबसे पहले उत्तर जान लीजिए। उत्तर है सी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और इस अनुच्छेद को, इस व्यवस्था को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर है सी। बाकी को देखिए। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये अनुच्छेद 43 में आता है। इसके अलावा 43 में क्या है कि श्रमिकों को अच्छा जीवन मिले, कुटीर उद्योगों का विकास हो। साथ ही साथ अनुच्छेद 43 में 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक प्रबंधन का भी अधिकार प्रदान किया गया, या उसकी व्यवस्था के लिए राज्य प्रयास करेगा, ये भी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी, निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 क्लाउज ए में है, बाद में जोड़ा गया था 39 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लोक स्वास्थ्य में सुधार एवं पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, ये अनुच्छेद 47 में है। नंबर 8, अनुच्छेद 56 का संबंध है। सारे ऑप्शन को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 54 और 55। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। वैसे राष्ट्रपति पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। खैर, 56 का संबंध है ऑप्शन बी से, राष्ट्रपति के कार्यकाल से। संविधान के अनुसार उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, शपथ ग्रहण की तारीख से और समय से पूर्व उनको संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर है बी, उपराष्ट्रपति का पद से। ये अनुच्छेद 23 में है। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद 23 बोल रहे हैं, माफ कीजिए, 63 में, 63 में। ऑप्शन डी, एक्सक्यूज मी।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की योग्यता, ये अनुच्छेद 58 में है, 58 में है। खांसी से परेशान है इसलिए बार बार ये स्थिति हो रही है, लेकिन ये खांसी केजरीवाल वाला खांसी नहीं है, ये जेन्युइन खांसी है। नंबर 9, सांसदों की योग्यता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? सांसदों की योग्यता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन सी 84 जो है ये सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान करता है। दोनों में बेसिक अंतर यह है कि लोकसभा के लिए उम्र कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल होना चाहिए, बाकी अंतर उनमें नहीं है। बाकी अनुच्छेद के देखें। 79 संसद का प्रावधान करता है। संसद भारत की विधायिका, संघ की विधायिका की बात करता है। 79 में संसद है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो 79 में संसद, उसके बाद उच्च सदन 80 में और निम्न सदन 81 में, मतलब लोकसभा। सॉरी वंस अगेन। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान 93 में है, जबकि 94 में उनकी पदमुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 मतलब ऑप्शन डी, इसमें ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान किया गया है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले ये जान ले कि संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में या साधारण विधेयक के संदर्भ में ही हो सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। पहले सदन से पारित होकर के जब ये साधारण विधेयक दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे या दूसरा सदन उसमें संशोधन करे, लेकिन उसके द्वारा किए गए संशोधन से पहला सदन संतुष्ट ना हो, या फिर दूसरा सदन साधारण विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, उसको अपने पास रोक के रखे, तब ये राष्ट्रपति के द्वारा माना जाता है कि विधेयक पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तब इस गतिरोध को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जिस कारण संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का पक्ष जो है वो मजबूत होता है, प्रभावी होता है। इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद आप जान ले। 108 तक हम लोगों ने यहां देखा। 109 में कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है या राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पारित करने के संदर्भ में प्रावधान है। जब दोनों सदनों से पारित होकर के उनके पास विधेयक पहुंचता है तब का प्रावधान है। ठीक है। 112 में, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है या ये शब्द लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बजट मान लेते हैं। 114 में विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको पारित करके और संचित निधि से धन निकाला जाता है। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश का अधिकार है, जो कि राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण विधायी अधिकार माना जाता है। तो इन चारों के अलावा इससे जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आपको बताने का काम किया, या यूं कहे कि आपको रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सारे ऑप्शन देखते हैं। 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था, जबकि वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 23 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। मतलब वर्तमान में 34 इनकी संख्या है और यह संख्या 2019 से निर्धारित है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तब करते हैं जब विद्यमान या मौजूदा मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाते हो, चाहे वो अस्वस्थ हो या कोई और कारण हो। 129 ये सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय को दर्शाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होंगे वो लिखित होंगे और भारत के अंदर या भारत राज्य क्षेत्र के अंदर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, मतलब उसके निर्णय को माना जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकती है और इसके दंड के दायरे में न्यायाधीश भी आते हैं। इस सवाल का सही जवाब है 127। तदर्थ मतलब एडहॉक और जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान 127 में है। इसका प्रावधान तब किया जाता है जब संसद की किसी कार्रवाई में कोरम का अभाव होता है। चारों अनुच्छेद हो गए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 137 137, जहां जुडिशियल रिव्यू का या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 143 को भी याद रखें। 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकार को देता है, अधिकार का प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक और संवैधानिक मामले में सलाह लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनको सलाह देगा, लेकिन सलाह देने के लिए प्रत्येक स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता है। वो बाध्य तब होता है जब मामला संवैधानिक हो। सिर्फ सार्वजनिक होने मात्र से सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगा उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, महान्यायवादी जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 76 इस सवाल का सही जवाब है। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद किसी भी सदन में जा सकता है, बैठ सकता है, अपना बात रख सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार इनको नहीं होता है। तो सही उत्तर है ए 78 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। ऑप्शन सी आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में CAG मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में पूरी व्यवस्था की गई है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल मतलब कि महाधिवक्ता का प्रावधान है। जो संघ में अटॉर्नी जनरल करता है वही राज्य में कार्य महाधिवक्ता करता है। तो महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में और महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में। नंबर 12, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले ये जान ले कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित जो व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहां भी गवर्नर जनरल के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, गवर्नर का चुनाव नहीं होता है। पहले तो ये स्पष्ट कर ले। अब क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल 153 में इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन 1956 के द्वारा यह भी प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहां राज्यपाल होगा, यह प्रावधान है 153 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसका सही उत्तर है बी मतलब 155। ठीक है, जबकि 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
तो 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, मतलब कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान होता है। जबकि आर्टिकल 163 में है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी राज्यपाल की सहायता के लिए। और 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। नंबर 13, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 168 का संबंध है राज्य के विधानमंडल से, मतलब ऑप्शन बी। संविधान की व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय, मतलब यूनिकैमरल या फिर बाईकैमरल भी हो सकता है। अगर वो एक सदनीय अर्थात यूनिकैमरल है तब उसका निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से होगा, और अगर बाईकैमरल है तब उसका निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होगा। विधानसभा यहां पर निम्न सदन है और विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका उच्च सदन होगा। भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं वर्तमान में जहां की द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब कि विधान परिषद है या उच्च सदन राज्य में विद्यमान है। ये जो राज्य हैं आप निश्चित तौर पे जानते होंगे, लेकिन दोहरा लें। बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना ये द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्य हैं, या यूं कहे कि इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। सी, विधानसभा। विधानसभा का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। 168 में राज्य का विधानमंडल, उसका निम्न सदन विधानसभा, विधानसभा अनुच्छेद 170 में, और अनुच्छेद 170 क्लाउज 1 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगा। फिर से दोहरा दें कि विधानसभा की संख्या के संदर्भ में प्रावधान 170 क्लाउज 1 में है, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे कि या केंद्रशासित प्रदेश, जैसे कि पांडिचेरी में सिर्फ 30 है विधानसभा में, सिक्किम में 32 है। इसके अलावा गोवा, मिजोरम और अरुणाचल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, बाकी 60 से कम नहीं हो सकता है। और विधान परिषद, ऑप्शन डी, विधान परिषद का प्रावधान आर्टिकल 169 में है। 168 राज्य विधानमंडल, 169 विधान परिषद जो कि अपर हाउस है, और विधानसभा 170। अब आए विधान परिषद। विधान परिषद का जो निर्माण है या उसका जो समापन है, उसका गठन या समापन संसद के अधिकार में आता है, लेकिन यह काम तब हो सकता है जब संबंधित राज्य का विधानसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे कि वहां विधान परिषद का गठन या फिर समापन किया जाए। तो यह अधिकार संसद को होता है, बशर्ते कि इनिशिएटिव विधानसभा ले। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? रिट का मतलब आदेश, न्यायपालिका के द्वारा दिया जाने वाला आदेश। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के रिट अधिकारिता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वह है 32, मैंने पहले बताया था, और इसका है 226, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब बाकी को जान ले। अनुच्छेद 214, इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में प्रावधान है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है, और यह अनुच्छेद 231 में मेंशन है। मतलब कि 231 में इस बात का प्रावधान है 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जबकि 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब ऑप्शन बी को देखें, 216, इसमें उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है।
उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। मैंने अभी आपको बताया था कि मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। 2019 से एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य, मतलब वर्तमान में 34। लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह संख्या तय होता है। तो 216। अब 222 में है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित, मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं। राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। नंबर 15, अनुच्छेद 233 से 237, जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट का प्रावधान है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 5 में संघीय कार्यपालिका आता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी बात होती है। संघीय विधानमंडल आता है, मतलब कि संसद आता है, और संघीय न्यायपालिका आता है, और सीएजी आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। भाग 5 में इस सवाल का सही जवाब है भाग 6, जिसमें कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, मतलब कि विधानमंडल, और राज्य की न्यायपालिका, मतलब कि हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भाग 6 में आते हैं। तो सही उत्तर है इसका बी। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का या संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, आर्टिकल 239 से लेकर के 241 के बीच में। और भाग 10 के अंतर्गत आर्टिकल 244 आता है। 244 के 2 भाग हैं। 244 क्लाउज 1, जिसमें कि अनुसूची 5 के संदर्भ में प्रावधान है, और 244 क्लाउज 2, जिसमें कि अनुसूची 6 का प्रावधान है। और अनुसूची 6 में 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत की अवधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहां हम आपको बता दें कि पंचायत या पंचायती राज के संदर्भ में आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पंचायत से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित 2 वीडियो बहुत पहले अपलोड कर रखा है। उम्मीद है आप लोगों ने देख रखा होगा। नहीं तो एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा रिवीजन के ध्यान से, या नोट किया है तो अपने नोट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन हर हालत में होना ही होना है। खैर, तो पंचायत की अवधि का प्रावधान है 243E में। ठीक है, ऑप्शन डी। 243C पंचायतों की संरचना का प्रावधान करता है। 243D स्थान के आरक्षण का प्रावधान करता है, और 243 पंचायतों के गठन की बात करता है। बाकी पंचायती राज पर डिटेल आपके लिए पहले हम बता चुके हैं कि आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 17, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि आपातकाल प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के हाथ में होगी? कानून करने मतलब वो बनाने पड़ेगा, उसको बनाने की शक्ति संसद के हाथ में होगी। सही उत्तर है इसका 250। अनुच्छेद 250 इसका सही उत्तर है। इसमें पूरा प्रावधान इस तरीके से कि जब राष्ट्रपति आपातकाल कहने का मतलब आर्टिकल 352, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो 250 में पूरा प्रावधान यह है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब यह कि आपातकाल की स्थिति में भारत का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो संघ जो है या संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। लेकिन इस तरह से जो कानून बनाए जाते हैं आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत, वो कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक 6 माह तक ही लागू रह सकते हैं, प्रवर्तनीय हो सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जबकि 249 ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है, स्पेशल पावर है। ठीक है, 249 में, तो आंसर इसका था बी। अब 249 को जान ले। 249 में प्रावधान है कि राज्यसभा अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के
2/3 मेजोरिटी से राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन संसद इस तरह के विषय पर जो कानून बनाती है उसका अवधि सिर्फ 1 साल तक होता है। हालांकि राज्यसभा को इस बात का अधिकार होता है कि वो सेम प्रक्रिया मतलब 2/3 बहुमत से फिर से पारित करके उसको वो आगे बढ़ा सके। तो ये 249 राज्यसभा का विशेषाधिकार है। ठीक है, अब 252 ऑप्शन सी को देखिए। इसमें कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करे या संसद से किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद उनके लिए उस विषय पर कानून बना सकती है। संसद ऐसा जो कानून बनाती है वो सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है। इस तरह के कानून जो बनाए जाते हैं उसमें संशोधन करने का या उसको समाप्त करने का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ये भी जान ले कि अगर अन्य राज्य भी संसद द्वारा जो 252 के तहत कानून बनाया गया है उसको अपनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको अपने राज्य के विधानमंडल में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करना होगा। 253 इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राष्ट्र से किए गए किसी प्रकार के कोई समझौता, किसी कानून के लागूकरण के संदर्भ में अगर कोई व्यवस्था करनी है तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यूं कहें कि संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। तो 253 में प्रावधान है कि विदेशी राष्ट्र के साथ किए गए किसी समझौता को लागू करने के लिए संसद किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए या पूरे देश के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ये सारे अनुच्छेद अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को मैंने ऑप्शन में रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। खैर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के बीच नदी, घाटी या जल के बंटवारे पर संसद द्वारा कानून का निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन को देखिए। 262 सही उत्तर है इसका 262। ठीक है, संसद कानून के द्वारा नदी, घाटी या जल के बंटवारे को लेकर के कानून का निर्माण कर सकती है। जबकि 263 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पहले ये जान ले। बी 263 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अनुसार 2 या अधिक राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए या उनमें सहयोग स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। 280 आप सब जानते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित है और 266 ये आकस्मिक निधि का संचित निधि का प्रावधान करता है। 266 में संचित निधि का प्रावधान है, चाहे वो केंद्र की या भारत सरकार की संचित निधि हो या फिर राज्य सरकार की संचित निधि हो। तो केंद्र की संचित निधि और राज्य की संचित निधि 266 में और 267 267 में आकस्मिक निधि संघ का और राज्य का भी उसका प्रावधान किया गया है। नंबर 19 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करता है। यह अधिकार उसे कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार है। 249 जो मैंने बता रखा है आपको, और इसके अलावा 312। तो इस सवाल का सही जवाब है 312। 249 और 312 ये राज्यसभा का विशेषाधिकार 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करता है। ठीक है, अब 315 में है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग कॉमन टर्म है, उसमें संघ लगा दीजिए संघ लोक, राज्य लगा दीजिए राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लगा देंगे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग। 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद अवधि का प्रावधान किया गया है।
316 में उनके पद अवधि या कार्यकाल का प्रावधान है, जबकि 317 में उनको हटाने का प्रावधान है, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है। और 320 में लोक सेवा आयोग का फंक्शंस या उनके कार्य का प्रावधान किया गया है। तो 315, 316, 320 और 312 जो इस सवाल का जवाब है। नंबर 20, अनुच्छेद 326 326 का संबंध है। सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है वयस्क मताधिकार से, मतलब लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा का जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब बाकी को देखिए। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आता है, जिसके ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में वो निर्देशन देने का, नियंत्रण करने का काम करता है और उसके द्वारा ही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा इन तमाम चुनावों को संचालित किया जाता है। तो चुनाव आयोग का प्रावधान 324 में। ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखें। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। ठीक है, मतलब निर्वाचन के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस बात का प्रावधान है अनुच्छेद 329 में, 329 में। जबकि ऑप्शन डी, विधान मंडलों के चुनाव संबंधी मामलों में विधान निर्माण का संसद को अधिकार, तो ये अधिकार आर्टिकल 327 के तहत आता है कि राज्य विधानमंडल के चुनाव के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। यह अधिकार उसको संविधान का अनुच्छेद 327 देता है, जबकि अनुच्छेद 328 विधानमंडल को भी इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो 20 का सही उत्तर सी और बाकी भी आपके लिए रिवीजन हो गया। नंबर 21, एसटी एससी को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है? विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है या करता है? पहले ऑप्शन ए को देखें, 330, इसमें लोकसभा में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो 330 लोकसभा में। 332 इस सवाल का उत्तर है, जवाब है, जो उनको विधानसभा में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। 335 में सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है, जबकि 338 में राष्ट्रीय आयोग का, एसटी और एससी आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब था बी। नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 350 ए इस सवाल का सही जवाब है। पहले तो ये जान ले, भाषा आपके सिलेबस पे मेंशन्ड है। मैंने जब वो वीडियो बनाया था उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान का भाग 17 343 से लेकर के 351 तक जहां राजभाषा का प्रावधान है, आप पूरा देख लेंगे। ठीक है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, भाषा और लिपि वाले सेक्शन में, लेकिन फिर से आपके रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को रखे थे। तो खैर 22 का सही उत्तर है ए और बाकी देख ले। 350 में क्या है? तो 350 में यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत को संघ में या राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा में अपनी शिकायत दूर करने के लिए आवेदन दे सकता है। जबकि 351 में इस बात का प्रावधान है कि संघ हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास का प्रयास करेगी। और 343 में है कि भारतीय संघ की भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का जो रूप है, अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। 343 में ही अंग्रेजी को संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में अपनाया गया था या उसका प्रावधान किया गया था, लेकिन 1963 में अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में अस्थायी तौर पर फिलहाल मान्यता दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीजें, इसके अलावा कुछ और आर्टिकल देख लें चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। 344 ये राजभाषा आयोग का प्रावधान करता है। राजभाषा आयोग का प्रावधान करता है और पहली बार राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे, वर्तमान में विनय पाठक हैं, ये भी जान लें। ठीक है, तो 344 राजभाषा आयोग। 345
राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान करता है। राज्यों की राजकीय भाषा, और राजकीय भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से ही कोई एक भाषा हो सकती है। 346 जो यहाँ नहीं है उसको भी जान ले। 344 राजभाषा आयोग, 345 राज्यों की राजकीय भाषा, और 346 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा केंद्र और राज्य के बीच में कौन से पत्राचार की भाषा अपनाई जाएगी, ये सिफारिश राजभाषा आयोग करेगा। और 348 इसके अलावा संसद जब तक कोई प्रावधान न करे, कोई नया प्रावधान न किया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो कार्यवाही होगा उसकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 348 में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति ले तो उनकी अनुमति लेकर के हाई कोर्ट की कार्यवाही को क्षेत्रीय भाषा में होने देने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, और तब तक ये रहेगी जब तक कि संसद कोई नया प्रावधान नहीं करता है। ऐसा प्रावधान 348 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 23 कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? तो पहले जान ले कि आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में है, और भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। 352 जिसको हम लोग सामान्य तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, हालांकि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है, वहां सिर्फ लिखा हुआ है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो 352, 356 जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और 360 जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो ए, सी और डी इस सवाल के जवाब नहीं है। तो जवाब है इसका 368 जिसमें कि संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से और राज्यों के अनुसमर्थन से। तो संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन से संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। खैर 24 किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। आप सबको पता है कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का फ्रीडम हम लोगों को दिया गया है, और संविधान के आर्टिकल 358 में जो ऑप्शन ए में है, इस सवाल का सही उत्तर भी है। 358 में इस बात का प्रावधान है कि जब कभी भारत में आपातकाल का मतलब 352, जब कभी आपातकाल लगाई जाएगी उस दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताएं खुद ब खुद निलंबित हो जाएंगी, और आपातकाल के विड्रॉल के साथ ही, समापन के साथ ही वो अधिकार हमें पुनः वापस मिल जाते हैं। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह सब नष्ट हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी, उस वक्त हम और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सवाल का सही जवाब है 358। जबकि 359 में कहता है कि राष्ट्रपति संसद की अनुमति से अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। संसद की अनुमति लेकर के राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमारा मूल अधिकार है वो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकता है। तो 20 और 21 के अलावा बाकी निलंबित हो सकते हैं, 19 खुद ब खुद हो जाता है, और बाकी 359 के तहत राष्ट्रपति संसद की अनुमति से कर सकते हैं। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण दिया गया है, और इसके तहत सेवा काल के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जबकि 355 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो, इसके लिए संघ सरकार या केंद्र सरकार प्रयास करेगी। और इस सेट का 25वां और आखिरी सवाल, सब ऑप्शन के साथ जाए तो लगभग हम लोग 100+ अनुच्छेद देख चुके हैं। एक बार अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अनुच्छेद से रिलेटेड चीज़ें अगर आपके सामने आएगी तो आप गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन अनुच्छेदों के संदर्भ में बताने के क्रम में मैंने संविधान से जुड़ी हुई अन्य बातों को भी आपको बताया है, ठीक है। खैर अनुच्छेद 25 को देखें, क्वेश्चन 25 को देखें। साधारण विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 107, 108, 109
हम आपको पहले बता चुके हैं। 107 में है विधेयक का प्रस्तुतिकरण, 108 में ज्वाइंट मीटिंग और 109 में मैंने बताया था कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। ठीक है, दरअसल भारत के संविधान में साधारण विधेयक को कहीं भी परिभाषित ही नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि वैसा कोई भी विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक होगा। और धन विधेयक को 110 में डिफाइन किया गया है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि धन विधेयक 110 में आता है। साधारण विधेयक पर ही मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट मीटिंग होती है। खैर, इतना चीज के अलावा आपको जो भारत के संविधान में रिवाइज कर लेना चाहिए वो है इसका सोर्सेज। ये आप निश्चित तौर पे कर लें। इसके 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 थे, बाद में 4 जो जोड़े गए, वो फैक्ट्स आप निश्चित तौर पर देख करके रखें। संविधान के जो भाग हैं उन भागों को भी देखिए। कुछ भाग तो यहां पर भी आ गया कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में फंडामेंटल राइट्स है, 4 में डीपीएसपी है। इस तरीके से कई सारी जगह पे हमने आपको बताने का काम किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से रिवीजन वाला ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। हम इसके बाद इतिहास का फ्रीडम मूवमेंट से आपके लिए वीडियो बना करके लाएंगे। चलिए वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।